उत्सव पटनायक ने एक स्टडी की थी कि ब्रिटिश भारत से कितना चोरी करके लेके गए, तो उसका एक नंबर उसने दिया था $43 ट्रिलियन, 45 और $43 ट्रिलियन। वो नंबर सबको याद है। उसने एक और नंबर भी दिया था जो नंबर बहुत लोगों को याद नहीं है। वो था कि अगर 2006 तक अगर वो कॉलोनियल अगर रूल ना हुआ होता, वो सब चोरी करके ना लेके गए होते, तो 2006 तक भारत का जीडीपी वुड हैव बीन अराउंड $270 ट्रिलियन, $270 ट्रिलियन। यूएस का जो जीडीपी था दैट वाज लाइक उस समय 24 ट्रिलियन डॉलर्स। भारत का जीडीपी वुड हैव बीन 10 टाइम्स यूएस जीडीपी हैड कॉलोनियल रूल नॉट हैपेंड। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो ऑपोजिशन है, जिस तरह की ऑपोजिशन है भारत में, जो भारत के साथ है ही नहीं, जो बिकी हुई है, ये एक एक्सटेंशन है ऑफ द कॉलोनियल रूल। यू अंडरस्टैंड? ये हमारा रूल है नहीं, बिकॉज दे आर ऑल बीइंग फंडेड। अभी अखिलेश यादव यूएस से लौट के आए तो डिंपल यादव पहुंची हुई है वहां पे। हाँ, तो ये जो सारी चीजें अब अगर हम ये सब देखें, ये जिस तरह हो रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। आपने वो एली ग्राउंड्स के बारे में बात की, जो एबीसी की जो रिपोर्टर है, जो हर जगह पहुंची होती है, शेख हसीना के टाइम में भी थी, राइट, वहां पर वो बांग्लादेश में। ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया था जिसको कहते थे क्लोवर्ड पिवेंट स्ट्रैटेजी। इसके बारे में हमने पहले बात की है, हमने काफी अच्छे से बात की है। तो ये दो फ्रेमवर्क्स थे। एक है क्लोवर्ड पिवेंट स्ट्रैटेजी, जिसमें इस तरह से पूरे सिस्टम को ओवरलोड कर दिया जाता है कि वो सिस्टम ब्रेक कर जाए। और दूसरा है कि जीन शार्प स्ट्रैटेजी। जीन शार्प तो था, उसने कहा कि नॉन वायलेंट वे में हम कैसे एक डिक्टेटर को हम नीचे गिराएंगे। अब आप देखो, ये तो शेख हसीना को भी डिक्टेटर मानते थे, ये बाकी लोगों को भी डिक्टेटर मानते थे। ये जिस तरह की इनकी बातें चलती हैं कि इंडिया इज अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप, तो वो तो मोदी जी को डिक्टेटर मानते हैं। हालांकि लाइक मोदी जी हैज वन लाइक इन the biggest, the largest democratic elections in the history of mankind. But this lady, Ellie Grounds. Ellie Grounds. Ellie Grounds. तो ये जो है दोनों का मिला के जो फ्रेमवर्क है, वो ये दिखाता है कि कैसे ऑर्केस्ट्रेट किया जा सकता है, कि कैसे क्रिएट किया जा सकता है स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स, और वो गवर्नमेंट के साथ ना काम करना, या वो एनआरकी फैलाना, और फिर एक ग्रीवेंस को या तो मैन्युफैक्चर कर लो ग्रीवेंस को, या एक एग्जिस्टिंग ग्रीवेंस है उसको, वो लोगों को अगर दुख है कोई, उस दुख को लेकर इतना बड़ा बना दो और उसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी बना दो कि उसको यूज किया जा सके टू डू अ रेजीम चेंज इन दैट कंट्री। और जब वो आप रेजीम चेंज करो, आपके खुद के लोग पहले से वो तैयार हों जिनको आप वहां डाल दोगे। जैसे बांग्लादेश में हुआ, शेख हसीना को निकाल के जब वो पूरा बढ़ गया तो उन्होंने मोहम्मद यूनुस को, जिसको बड़े साल से पाल रहे थे, उन्होंने डाल दिया वहां पर। ये इनका नॉर्मल तरीका है। ये दिस इज बैटल टेस्टेड, टाइम टेस्टेड, this has been created with toolkits, with all the rest of material। ये बड़े सालों से चलता आ रहा है। पूरे कलर रेवोल्यूशन जो वहाँ हुई हैं यूक्रेन में और बाकी जगह जॉर्जिया वगैरह में जो कंट्रीज हैं, उनमें इसी के बेसिस पे हुई हैं। तो ये जो हो रहा है यहाँ पर भारत में जो कर रहे हैं, चाहे वो सीए हो, सब जानते हैं सीए का पूरा पूरा प्रीमाइस गलत था। एक भी मुस्लिम की जो सिटीजनशिप थी उस पर हमला नहीं था। वो हम जानते हैं कि नॉन मुस्लिम से जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आ रहे थे, वो उनके लिए बना था। इनफैक्ट वो कम बना था, अगर उन्होंने 2014 की बात की थी। बट यूएन का जो ह्यूमन राइट्स का जो वो लॉ है, उसका एक फंडामेंटल होता है नॉन रिफूलमा। नॉन रिफूलमा का मतलब ये है कि आप उस रेफ्यूजी को जो एक कंट्री से आया जहां उसकी जान ली जा सकती थी, आप उसको वापस नहीं भेज सकते। और इन सब के साथ वो नॉन रिफुलमा का प्रिंसिपल लागू होता है, बिकॉज ईच नॉन मुस्लिम फ्रॉम ऑल दीज कंट्रीज इफ सेंट बैक विल बी किल्ड। वो हो रहा है, हम देख रहे हैं। तो
सीए का पूरा प्रीमाइस गलत था, इन्होंने मैन्युफैक्चर किया वो पूरा, इन्होंने फार्म बिल्स का जो पूरा वो एजुकेशन थी पूरा मैन्युफैक्चर किया, और आज वो भुगतना पड़ रहा है, राइट? ये मैन्युफैक्चर करते हैं ग्रीवेंस को, अगर वो नहीं होती और उसको बढ़ा चढ़ा के एक ऑर्गेनाइजेशन, आप खुद सोचो, अगर सपोज करो कुछ वो 4-5 लोग हों जिनको बड़ा गुस्सा आया हुआ है पूरे सिस्टम से, अगर वो मिलते हैं तो वो कैसे करेंगे वो पूरी एजुकेशन? इनका सीजेपी का जो हुआ है 21 मिलियन फॉलोअर्स इन अ मैटर ऑफ लेस देन अ वीक, राइट? उनके आप मीम्स देखो, उनके आप स्लोगन्स देखो, उनके आप पीछे के जो वो लगे हुए हैं, जो चार्ट्स लगे हुए हैं, जो पूरा उनके वो मटेरियल जो लगा हुआ है उनके पीछे, वो जहां वो बैठे होते हैं स्टेज पे, वो प्रोफेशनल ग्रेड है। आप मेरे को बताओ, सोनम वांगचुक, वो अभिजीत दिपके, ये वो सौरभ, इनमें से किसके पास इतना पैसा है? किसके पास पैसा है? नन। कहां से आ रहा है ये पैसा? ये कोई छोटा मोटा है? आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वो लेने के लिए इंस्टाग्राम के, आप जाके देखो आपको कितने पैसे लगते हैं। हम 21 मिलियन की बात कर रहे हैं। ये कोई जोक नहीं है, पर इन्होंने पहले दिन से ही प्रोफेशनल ग्रेड स्टफ था इनके पास, प्रोफेशनल ग्रेड। हाउ डिड दे डू दैट? कोई पीछे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है और जो वो जिसने इनको आगे बढ़ाया है। मैं कह रहा हूं कि क्लोवर्ड पिवन एंड जीन शार्प की जो स्ट्रेटजी थी उसको यूज करके, उसके टूल किट्स को यूज करके, उसका पूरा जो वो एनजीओस को जिस तरह से यूज करते हैं, और तक अगेन मैंने बात की धर्मेंद्र प्रधान और पूरे एनईपी और जो बाकी जो चेंजेस लाए हैं एजुकेशन में, वो एक चीज है। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है एफसीआरए, बिकॉज एफसीआरए मेक्स एवरीथिंग पॉसिबल फॉर देम, बिकॉज एफसीआरए जब रूल्स नहीं आए तब तक ये पूरा पैसा भेज सकते थे। ये पूरा पैसा जो ये प्रॉब्लम जो हो रही है इनको, इस वजह से हो रही है क्योंकि एफसीआरए ने पूरा दबोच के रखा हुआ है। और वो इसीलिए रूबियो भी आया था, इसलिए बाकी लोग भी यहाँ तड़प रहे हैं, क्योंकि ये रिलीजन वाज ये जो पूरा कन्वर्जन जो माफिया है, दिस वाज नेवर अबाउट रिलीजन एट ऑल, दिस वाज ऑलवेज अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। इतना तगड़ा डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर है इस बारे में कि कैसे सीआईए और चर्च हमेशा एक साथ काम करता रहा है, आज भी वैसे ही होता है। तो हमें ये देखना है आगे कि ठीक है, वो लीकेजेस हुए, वो प्रॉब्लम्स हुई उन एग्जामिनेशन में, वो एक सच्चाई है, पर वो लीकेजेस, वो प्रॉब्लम्स क्यों हुई उसके बारे में सोचना चाहिए ना, और उसके बारे में सोचना हो रहा है। आप अब देखो तो सही, मतलब किस तरीके से उन्होंने नीट का वो काम किया है। नीट का जो एग्जाम है, मैंने बताया कि वो 3 मई को वो एग्जाम था, 1 से 3 मई के बीच में वो जो है वो लीक हुआ, उसका वो सर्कुलेशन विंडो जो है कहते हैं, वो 1 से 3 मई के बीच में है। और जो विसल ब्लोअर ने जब उसके बारे में कंप्लेन की तो 2 मई को की रात को, और एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसको एक्चुअली फॉर्मल जब आई, वो इनपुट आया, वो आया 7th 8th मई को, और सिर्फ सैटरडे संडे को बीच में छोड़ के उन्होंने 11 और 12 मई को उन्होंने बता दिया कि हम ये कैंसिल कर रहे हैं और रीडू करेंगे। मतलब हमें पता चला है कि ये लीक हुआ है पेपर, हमें पता चला कि गड़बड़ हुई है, और वो पेपर ये कह के नहीं होता कि ये नीट का पेपर है, उन्होंने ये कह के किया था दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल वो एग्जाम क्वेश्चंस, वो काफी सिमिलर थे उनके। तो उन्होंने विद इन अ मैटर ऑफ सैटरडे संडे उन्होंने दे मेड द डिसीजन एंड दे कैंसल्ड द एग्जाम ऑन 11th and 12th, मंडे एंड ट्यूसडे। 15th जो फ्राइडे था, उस फ्राइडे को उन्होंने वो एक्चुअली नई एग्जाम डेट बताई जो 21 जून को थी। सारा का सारा पूरा प्रोसेस दोबारा करना था उनको। उसके लिए उन्होंने सिर्फ 1 महीने में उन्होंने रिकंडक्ट किया नीट को। आप सोच सकते हो कि ये पहले कभी हो सकता था? अगर आपको लगता है कि ये चीजें पहले कि वो गवर्नमेंट अगर नहीं सोच रही, नहीं एक्शन ले रही, तो ये कैसे हो गया इतनी आसानी से? It means कि they were working overnight, they were working over weekends. ये इतना आसान नहीं था।